हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी के लिए मैंने ठीक है जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, एस्टेट टीजीटी पीजीटी वाले, ठीक है, उन सभी के लिए 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी अपने पेपर हुए थे उनके पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ भाई। ठीक है, 2021 तक मैंने आपको करवा दिए, 2020 भी करवाए दिए, 2021 भी टीजीटी पेपर। ठीक है, आज हम 2022 का टीजीटी का पेपर करेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट आप जाकर विजिट कर सकते हैं। जितना भी एस्टेट टीजीटी पीजीटी वालों का जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। ठीक है, चैनल पर जाके विजिट जरूर करें, आपको सभी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट वीडियो है वो भी आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो हिंदी व्याकरण है वो अच्छी प्रकार से मैंने ट्रिक से बता रखी है, तो आप जाके जरूर से जरूर देखें भाई। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई, पहला क्वेश्चन है, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ में ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ध्यानपूर्वक शब्द है, ये हमें बताना कौन सा क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या कालवाचक है। तो जो ध्यानपूर्वक है भाई, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ में ध्यानपूर्वक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल शब्द में बने रहते हैं, चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, कब, अतः, चूंकि इत्यादि भी। जो अव्यय है इसके चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण या संयोजक क्रिया विशेषण। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, हाँ ठीक, ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक आदि क्रियाओं की विशेषता बता रही है। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताना है में जो गलत है वो बताना है। तो देखते हैं। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोर सैन्य अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। बिल्कुल ठीक है भाई। मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां है। नहीं, गलत है भाई। ठीक है, कल ही मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरवी आकार बहुला एवं ब्रज भाषा ओकार बहुला। सही है। खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है। ये भी बिल्कुल सही है। तो बी क्या है अपना? इसमें गलत रहेगा और गलत ही पूछ रखा है। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है भाई, पूर्वी हिंदी की बोलियां ये नहीं है। आगे देख लेते हैं। हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां, सभी को यहीं पे देख लेंगे एक साथ। अपभ्रंश, उपभाषा और इनकी बोलियां। शोर सैन्य अपभ्रंश है, इसकी उपभाषाएं है राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढानी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, दक्षिणी हरियाणवी ये आती है। जो बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ओकार बहुला, खड़ी बोली, दक्षिणी हरियाणवी ये आकार बहुलाएं हैं बोलियां। आगे है अर्धमागधी
पूर्वी हिंदी आती है इसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी मागधी जो वंश है इसकी भाषा बिहारी है, इसके अंतर्गत भोजपुरी मगही मैथिली आती है भाषा। आगे खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की टकसाल से निकला है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और खड़ी बोली शब्द जो है ये टकसाल से निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाका मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया था। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर शब्द निम्न में से क्या है। तो भाई महावीर शब्द निम्न में से क्या है, तद्भव है, रूढ़ है, यौगिक है या देशज है। जो भाई महावीर शब्द है ये योग रूढ़ रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, महावीर योग रूढ़ शब्द है। महावीर शब्द महा और वीर इन दो शब्दों के संयोजन से बना है, इसी कारण महावीर शब्द योग रूढ़ शब्द है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। देखते हैं स्तोत्र यानी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज। ठीक है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे है। निर्माण या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के संदर्भ के आधार पर सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द और अर्धपारिभाषिक शब्द। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द भंडार है। विकारी शब्द, विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा गलत है भाई। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अनुनासिक, जो गलत है वो बताना है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण सकल केवल नासिका है, ये गलत है भाई। जो गलत है वो बताना है। आगे देखते हैं, बी गलत है, आगे देख लेते हैं। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना गलत कौन सा, बी है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख, मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इसका उच्चारण स्थल केवल नासिका है, यह असंगत विकल्प है। चंद्र बिंदु अथवा अनुनासिक न तो स्वर है न व्यंजन है, यह स्वर को अनुनासिक बनाने वाला चिन्ह मात्र। सामान्य हिंदी भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ संख्या 16। ठीक है, जब किसी स्वर के उच्चारण में मुख के अतिरिक्त नाक से भी हवा निकलती है तो उसे चंद्र बिंदु चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ये रहा भाई, करते हैं जैसे कह, अ, ई आदि भाई। प्रयोग की दृष्टि से यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर भी अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग ही होता है भी, जैसे सोट के स्थान पर सोंठ। आगे विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? संस्कृति, विकृति, बिल्कुल सही है। निराशा, आशावान, यही नहीं है भाई। नैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल सही। विविध, निश्चित, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई निराशा और आशावान ये विलोम शब्द सही नहीं है। निराशा, आशावान विलोम शब्द गलत है। निराशा का विलोम शब्द रहेगा आशा। आगे है तीसरी कसम। फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई थी? तो भाई कौन से लेखक की कहानी थी? अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा या राही मासूम रचा। जो तीसरी फिल्म है भाई ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को लेकर बनाई गई थी, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को लेकर बनाई गई थी। तीसरी कसम उस मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी में गांव के गरीब किसान हीरामन है भैया और एक नौटंकी कलाकार हीराबाई के बीच प्रेम संबंधों पर केंद्रित है। ये कहानी सामाजिक असमानता, गरीबी और की त्रासदी को दर्शाती है भी। इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम नाम की फिल्म बनी। फिल्म का निर्देशन
भट्टाचार्य ने और निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। यह एक गैर परंपरागत फिल्म है जो भारत की देहाती दुनिया और वहां के लोगों को सादगी को दिखाती है। रेणु जी की कहानी संग्रह देख लेते हैं, जो फिनेश्वर नाथ रेणु उनकी कहानी संग्रह देखते हैं। ठुमरी है भैया 1958, आदिम रात्रि की महक 1967, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर है ये 1973, एक श्रावणी दोपहर की 1984, अच्छे आदमी 1986 में। अमृतलाल नागर प्रेमचंद्रोत्तर युग के कहानीकार है। क्या भी अमृतलाल नागर प्रेमचंद्रोत्तर युग के कहानीकार है। इनका कहानी संग्रह एक दिल हजार अफसाने 1986 में प्रकाशित हुआ था। भगवती चरण वर्मा की कहानी संग्रह दो बाकी 1936 में, इंस्टॉलमेंट 1936 में, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी। राही मासूम रजा आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। आगे देखते हैं, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ, बहुत तेज दौड़ना, बहुत उन्नति करना, गायब हो जाना या धोखा देना। तो गायब हो जाना, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशन भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत कथन कौन सा है? तो कौन सा रहेगा भाई? कुंभन दास अष्टशापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। जो संगत शब्द है वो हमें बताना है, नहीं थे भाई। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठल नाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। बिल्कुल सही है भाई। सूरदास कृत सूरसागर की आधार भूमि श्रीमद् भागवत है, ये गलत है भाई, दसम स्कंद है इसका। गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है, ये भी क्या है, गलत है। तो ओनली अपना बी आंसर सही रहेगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में, कृष्ण भक्ति धारा के संदर्भ में रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख भी थे भाई। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। सूरदास के बाद नंददास अष्टशाप के प्रमुख कवि है। ये अष्टशाप में सबसे कनिष्ठ कवि तथा सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। रास पंचाध्याय 5 अध्याय में विभक्त है। रोला चंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, रास पंचाध्याय को भी गीत गोविंद भी कहा जाता है। किसने कहा? वियोगी हरि ने कहा है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। नंददास जी की रचनाएं देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद, भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला नाम, चिंतावली माला। गोस्वामी विठलदास जी ने ठीक है 1556 में 4 वल्लभाचार्य, 1565 आएगा भाई, 56 नहीं है, 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना की थी। 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर हुई। वल्लभाचार्य की 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे भी। ठीक है, अष्टशाप के कवि देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और एक है परमानंद दास। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे भी। विठलनाथ के गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास थे। आगे है कुंभनदास प्रथम अष्टशापी कवि थे। इन्होंने 1452 ईस्वी में इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। इन्होंने अपने फुटकल पदों कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन किया है। जो फुटकल पद थे इनके, इन्होंने इसमें कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन किया है। सूरदास कृत सूरसागर इनकी अमर कीर्ति का आधार है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का दसम स्कंद है। इसमें 4936 पद तथा 12 स्कंद है। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है भाई। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसको कहा जाता है? सूरसागर को। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। यह लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया। इनको इस संप्रदाय का एक अन्य नाम रट्टी आएगा भाई, यहाँ पे रट्टी ना है, रट्टी संप्रदाय भी है। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है।
हरिदास महान संगीतज्ञ थे, तानसेन इनके शिष्य थे। आगे वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है भाई कविता। कहानी है, उपन्यास है, कविता है, नाटक, तो ये कविता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। वन के मार्ग में कविता विधा की रचना है। वन के मार्ग में सवैया छंद में तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। ये तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। शुक्ल जी इन्हें समर्थ वैष्णव मानते थे। आगे है, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संकलन है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेचु को प्रथम कृति मानते हैं। तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना जाता है, जो इस प्रकार है। तो देख लेते हैं भाई 12 ग्रंथ तुलसीदास के। पुस्तक, काव्य रूप और भाषा। वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक है ब्रज भाषा में। रामाज्ञा प्रसन्न मुक्तक है, अवधी भाषा में है। रामलला नेचु प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, ये भी अवधी भाषा में है भाई। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा में है। गीतावली ये भी गीति काव्य, ये भी ब्रज भाषा में है भाई। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रज भाषा में। दोहावली मुक्तक है, ब्रज भाषा में। बरवे रामायण मुक्तक है, अवधी भाषा में भाई। कवितावली मुक्तक है, ब्रज भाषा में। देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो तुलसीदास जी हैं कि 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है, 6 तो ब्रज भाषा में, 6 अवधी में। इसमें राम और मंगल आता है, वो तो अवधी भाषा में है, और बाकी की 6 किसमें है? ब्रज भाषा में है। अब देखो यहाँ पे राम आ गया प्रश्न, राम आ गया अवधि, राम आ गया अवधि, मंगल आ गया अवधि, राम आ गया अवधि, मंगल आ गया अवधि। ध्यान रखना, देख लो। फिर यहाँ पे राम आ गया अवधी भाषा, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है, रामचरितमानस और कवितावली में। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। ठीक है, तो रीतिकाल के संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित्व की वर्णन बुध अनुसार है। ठीक है, आचार्य देव अविदा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते बिल्कुल, एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते, बिल्कुल सही है भाई दोनों कथन। ठीक है, जो गलत है वो बताने हैं, कथन गलत है दोनों ना, दोनों सही है, गलत बताना हमें। घनानंद के काव्य भाषा की विशेषता भावजन्य वक्रता की पीड़ा की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल रीति काल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है, ये क्या है? गलत है भाई। ठीक है, और गलती पूछा था तो अपना डी आंसर सही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है, रीति काल के संदर्भ में बिल्कुल गलत कथन है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधान श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल रीति काल प्रकरण एक सामान्य परिचय पृष्ठ संख्या 164 में, ठीक है, ये बात कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कामचोर कहानी की लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, एनसीईआरटी में लगी हुई है ये हमारे। रविंद्रनाथ है, इस्मत चुगताई है, महादेवी वर्मा या मन्नू भंडारी है? तो इस्मत चुगताई रहेंगी भाई, बी आंसर बिल्कुल सही है। कामचोर कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों को घर के कामों में धरनी है, घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न होने की आदत। इस्मत चुगताई को एसादत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र के साथ आधुनिक उर्दू फिक्शन का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और प्रमुख लेखिका है, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सुखचाई और कुमलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानी व उपन्यासों में पूरी सच्चाई के साथ बयान किया है। इस्मत चुगताई के कहानी संग्रह देख लेते, चोटे
छुई मुई एक बात कलियां, एक रात दो हाथ दो जखी, शैतान जड़े कामचोर। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख महिला कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में स्त्री मन की आकांक्षाओं और अनुभूति, सामाजिक जीवन का यथार्थ, गरीबी और अभाव, आधुनिकता का संयम, विरोध, जमी हुई रूढ़ियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इनके ज्यादातर पात्र गरीब ही होते हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानी संग्रह है मैं हार गई 1957, यही सच 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की तस्वीर 1968 और त्रिशंकु 1978। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? सन 1963 में, 1961 में, 1964 में, 1962 में। तो सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना था। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां किस कवि की है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो रामेश्वर दयाल शुक्ल की है, नरेंद्र शर्मा की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, भगवती चरण वर्मा की। तो ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की रहेंगी। डी आंसर सही है अपना। आंसर डी बिल्कुल सही है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की है। ये व्यक्तिक प्रेम की कविता लिखने वाले कवि हैं। भगवती चरण वर्मा की आरंभिक कविताएं छायावाद से प्रभावित है, जबकि कुछ कविताओं में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की भी झलक मिलती है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु अस्मिता की खोज है और इनकी कविताओं में आत्मदर्शन और बहुधा अभिव्यक्ति हुआ है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं, देखते हैं। मधुकरण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मुंह 1962, एक दिन सविनय और नाराज कविता 1984। बालकृष्ण शर्मा नवीन को डॉक्टर नगेंद्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि माना। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा अपलक 1951, कवासी 1952, विनोबा सतवन 1951, उर्मिला 1957, हम विस्पाई जन्म के 1964। रामेश्वर शुक्लांचल प्रेम और मस्ती का काव्य लिखने वाले कवि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके काव्य संग्रह हम देख लेते हैं। मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, कलिल 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र शर्मा व्यक्तिक प्रेम की कविता लिखने वाले उत्तर छायावादी कवि है। इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, पलाशवन 1940, मिट्टी और फूल 1942, कामायनी 1942, हंसमाला 1947, रक्तचंदन 1948, अग्निशय 1950, द्रौपदी 1960, कदलीवन 1953, उत्तरजय 1965, बहुत रात 1967, सुवर्णा 1971, सुवीरा 1973। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प हमें बताना है। ठीक है, असंगत विकल्प बताना है। भी देखते हैं कौन सा असंगत है इसमें से। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरत्न कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई। के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है, नहीं किया जाता भाई। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषम दिन मलिन सकलंक सीए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग में व्यतिरक्ति अलंकार है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बी गलत है, भी सी भी ठीक है, ये भी सही है। कोई जतन को करे परे न प्रकृति ही, बीच नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच में अर्था अंतरन्यास अलंकार है, ये भी सही है। तो अपना आंसर बी क्या है? गलत है, यानी क्वेश्चन सही रहेगा, बी बिल्कुल सही रहेगा। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है, यह असंगत विकल्प है। उपमा अलंकार यह अर्थालंकार है जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यह सादृश्य मूलक भेदाभेद प्रधान अलंकार है भाई। उपमा अलंकार के 7 दोष माने जाते हैं। हीनतव, अधिकतव, लिंग भेद, वचन भेद, उपमेयमान का असादृश्य एवं असंभवतव। उपमा के 4 अव्यय होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय उपमा अलंकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उपमेय का अर्थ है उपमा देने योग्य।
जिस पदार्थ का साम्य अन्य पदार्थ के साथ स्थापित किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ सदा कवि या वर्ण्य विषय हुआ करता है, अर्थात कवि के वर्ण्य को ही प्रस्तुत करते हैं। वह किसी विशिष्ट भाव के उद्बोधन के निर्मित ही उपमेय की तुलना उपमान के साथ करता है। अलंकार शास्त्र में कतिपय आचार्यों ने यह विचार व्यक्त किया है, उपमेय निकृष्ट गुण वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ठीक है, सभी के सभी शब्द शुद्ध है वो हमें बताना है। पाणिनि, दशरथी, वाल्मीकि और सारणी, ये बिल्कुल सही है। शक्तिकर्ण, मंत्रिमंडल, आत्मवत, प्रत्याक्षी। तो देख लेते हैं नीचे। वाल्मीकि, सारणी, वर्तनी की दृष्टि से दोनों के दोनों शुद्ध है भाई। शुद्ध शब्द देख लेते हैं। पाणिनि देखो यहाँ पे कैसे लिख रखा है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। दशरथी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण आदि भाई। शुद्ध शब्द देखते हैं। शक्तिकर्ण बिल्कुल सही था, लेकिन जो मंत्रिमंडल है ये गलत था। ठीक है, आत्मवत ये सही था, प्रत्याक्षी इसमें गलत दे रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी? नादान दोस्त, माटी वाली, नेताजी का चश्मा या दो कलाकार। जो माटी वाली है ये विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित कहानी है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। माटी वाली कहानी के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए सैकड़ों लोगों के दर्द को यहाँ पर दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। विस्थापन की वजह से किसी प्रकार की समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बड़े बांधों को बनाने की वजह से किस प्रकार छोटे मजदूर और गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन ली जाती है, इस बात को लेखक ने अपने कहानी में चित्रण किया है। माटी वाली कहानी एक छोटी गरीब हरिजन बुढ़िया की कहानी है। नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद्र की है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की प्रसिद्ध कहानी है। दो कलाकार मन्नू भंडारी की कहानी है भैया। आगे क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग? तो बंदर कई केले खा गया नहीं हुआ। थोड़ी सी चाय बनाना, थोड़ी सी चाय बनाना। पहले लड़के को यह पुस्तक दो, इसमें नहीं हुआ है। आसमान में अनगिनत तारे, इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी चाय बनाना तो इसमें हुआ है भाई। ठीक है, तो बी आंसर सही रहेगा। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। विशेषण के भेद सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है, बंदर कई केले खा गए, यह वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का है। आसमान में अनगिनत तारे हैं, यह वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, यह वाक्य सार्वनामिक विशेषण है। आगे है, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं, हम तुम, आत्मजयी। जो आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण जी की, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था 1995 ईस्वी में। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन में मृत्यु का मौलिक अर्थ है। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आत्मजयी का कथा वस्तु कंठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। इसमें बौद्धिक बिंबों का भी प्रयोग किया गया, ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। कुंवर नारायण तीसरे शतक के चिंतक कवि है। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है। इनके काव्य संग्रह देखते हैं। ठीक है, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, न सीमाएं न दूरियां 2017 अनुदित है। ये प्रबंध काव्य है इनके। आत्मजयी 1965, व सर्वा के बहाने 2008। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? वेदनाथ मिश्र था, वेजू मिश्र था, बलदेव प्रसाद मिश्र था या नामदेव मिश्र था? तो वेदनाथ मिश्र जी था। ठीक है, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम। नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि है। ये जन्मा कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारक, मूलतः मार्क्सवादी है। ये संस्कृत
और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे भाई, संस्कृत और मैथिली में। इन्होंने प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। जो नागार्जुन जी है इनको प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति, काफी बार पेपर में पूछी गई है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विषम बंधु में छपी थी। नागार्जुन जी के काव्य संग्रह है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाले 1956, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस है, ये कोरम नहीं है, कोरस 1983, इस गुब्बारे की छाया में 1979। नगनगाछ, पत्रहीन नगनगाछी मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें 52 कविताएं संकलित है। सन 1968 ईस्वी में इस कृति के लिए नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है वैष्णव जन तो तने कहिए जे पीर पराई जाने रे, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? तो नरसिंह मेहता, मलुकदास, नानक देव या रैदास? तो भाई ये जो भजन है नरसिंह मेहता द्वारा रचित है। वैष्णव जो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, गांधी जी का ये प्रिय भजन नरसिंह मेहता द्वारा रचित है। ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत लोकप्रिय भजन है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता ने की थी। यह गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के लिए उत्तम आदर्श और वृत्ति क्या हो इसका वर्णन है। आगे क्वेश्चन है भाई, मलुकदास, नानक देव और रैदास ठीक है भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा भी दी गई है। ये पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई तथा संभवतः अकेले वक्त कवि है जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी में रचनाएं की। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणियों का संकलन है जिसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आशा दी बार, रहीरास और सोहिला। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। रैदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में माने जाते हैं जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों को अपने को चमार कहा है, जैसे कहे रैदास खलास चमारा। रैदास जो है ये मीराबाई और उदयदास के गुरु माने जाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? तो रैदास रहेगा। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बाणी के नाम से संत बाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दिए गए हैं भाई रैदास जी के। मलुकदास औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मंत्र के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। संस्कृत, अरबी, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। मलुकदास की रचनाएं रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी अवधि में, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द ये ब्रज भाषा में है। राम भक्ति में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। राष्ट्र भक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास है। राष्ट्र के लिए भक्ति, ठीक है, राष्ट्र के लिए भक्ति इसका विग्रह है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती है। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं, एक व्याधि तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में उसके अवयव में भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी कारण के अनुसार इस समास का नाम होता है। कर्म तत्पुरुष समास उदाहरण स्वर्ग प्राप्त, जल पिपासु, आशातीत, ये क्रम तत्पुरुष समास है।
कर्ण तत्पुरुष समास उदाहरण है ईश्वर दत्त, तुलसीकृत और अकाल पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष देशभक्ति, रसोई घर, रोक बड़ी इत्यादि। संबंध तत्पुरुष राजपुत्र, प्रजापति, बैलगाड़ी, पंचचक्की और राज दरबार। ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। आत्मविश्वास अधिकरण तत्पुरुष समास है। समाचार पत्र संप्रदान है। शिक्षणेता अपादान तत्पुरुष है। गुणातीत ये कर्ण तत्पुरुष नहीं है भाई, कर्ण तत्पुरुष नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। गुणातीत में अपादान तत्पुरुष समास रहेगा, यानी गुणों से अतीत, तो अपादान तत्पुरुष समास है इसमें। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है, तो कौन सी है? सुजान चरित्र है, कवि प्रिया है, ललित ललाम है या जगत विनोद है? तो भाई जो ललित ललाम है ये मतीराम की रचना रहेगी। ठीक है, ललित ललाम मतीराम की रचना है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख धारा के कवि माने जाते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छाटिए। तो असंगत कथन हमें बताना है कौन सा। विभावना विरोधामूलक अलंकार है, बिल्कुल सही है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार, बिल्कुल सही है। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाँच, पंक्ति में वस्तु प्रेरकता अलंकार, ये गलत है। उपमा की उपेक्षा, उपमेय के गुणोत्कर्ष वर्णन को व्यक्तिक अलंकार कहते हैं, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। असंगत पूछा था, जो सी है ये असंगत है, यानी इस क्वेश्चन का अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनो मानुहु मनुहु, मन जानो जानहु, जनु निश्चय मेरे जान, इत्यादि में उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है भाई। ये आपको ध्यान रखना, अगर जहां ये वाचक शब्द आपको दिखाई देते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी भेद, उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु रूप, हेतु रूप और फल रूप में की जाती है। इस आधार पर उत्प्रेक्षा के तीन भेद है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा भाई। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई आज हमारी, क्योंकि काफी डिटेलिंग है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मैं आपको भी टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। परिणामी संप्रदाय संत प्राणदास, बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्मा संप्रदाय मध्वाचार्य, बिल्कुल सही है। सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी, नहीं भाई गलत है, हमने अभी ऊपर देखा था कौन था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, तो अपना जो सी आंसर है ये गलत है, यानी इसमें गलत पूछ रखा है। ये क्वेश्चन अपना सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी विकल्प सुमेलित नहीं है। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। इसमें राधा कृष्ण की निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन और वर्णन करते हैं। हरिदास अपने समय के प्रख्यात संगीतज्ञ थे और तानसेन इन्हें गुरुवर्ता मानते थे। परिणामी संप्रदाय 400 साल पुराना संप्रदाय है। देवचंद्र महाराज ने इसकी स्थापना की थी और प्राणनाथ स्वामी और उनके शिष्य महाराज 76 साल ने इसका प्रचार किया है। इसे परिणामी या निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं संप्रदाय और प्रवर्तक आचार्य। सनकादि निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और बल्लभाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश। आगे क्वेश्चन है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? ई प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? जानकी, चांदनी, गांधारी या पार्वती। जो चांदनी है, ठीक है, इसमें ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसमें नी प्रत्यय है। चांद प्लस में नी, तो चांदनी। अशोक के फूल किसकी कृति है? तो किसकी है? हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या भगवत शरण उपाध्याय। तो अशोक के फूल भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति रहेगी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महानता प्रतिपादित की है। इस फूल के पीछे हुए सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखन का मान उदास हो जाता। वह उमड़ उमड़ कर भारतीय
रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध और देख लेते हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पप्रथा 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार है भाई। ये हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। हरिशंकर परसाई की रचना है पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिर 1963, सदाचार का ताबिज 1967, शिकायत मुझे भी 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग सरदार का दौर 1980, भूत के पाव पीछे बेईमानी की परतें, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घीसे 1986, कहत कबीर 1967, हंसते हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्मक, आगरा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते इत्यादि। ये हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प बताना। जो सही है, जिसमें सही प्रत्यय लगा है वो हमें बताना है। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में त्रिच प्रत्ययुक्त शब्द है, बिल्कुल सही है। व्यंतन्य, राज्ञ, पारुष्य में यह प्रत्यय है, नहीं भाई। कात्यायन, संस्कृत्यान, बादरायण में अन प्रत्यय है, नहीं। दिखाई पिटाई जुताई में ई प्रत्यय है, नहीं। तो ये ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे है कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन? अमृतलाल नागर है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है, उपेंद्रनाथ अश्क है। तो कायाकल्प प्रेमचंद्र जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। बच्चन सिंह के अनुसार कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलते। यह उपन्यास 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कायाकल्प प्रेमचंद्र के पूर्व लिखित उपन्यास से भिन्न आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है। पूर्व जन्म और भावी जन्म के कल्पनात्मक चित्र इस कृति में कर्म और संस्कारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए। इसमें वासना और प्रेम का संघर्ष आदमिक फलन पर चित्रित किया गया है और अंत में प्रेम द्वारा ही मानसिक शांति का लोक प्रचलित आदर्श मार्ग बताया गया है। अतिशय चमत्कारिकता होने के कारण यह उपन्यास अन्य उपन्यासों की भाव गरिमा को छू नहीं सकता। कायाकल्प उपन्यास के पात्र है यशोदानंद, महमूद, लड़की, चक्रधर, वज्रधर भाई। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद्र ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उसका हिंदी रूपांतरण भी किया है। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास असरारे माविद है भी, यह उर्दू में था। ठीक है, प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यास का उनका हिंदी रूपांतरण देख लेते क्योंकि पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। असरारे माविद 1909-1905 में प्रकाशित, इसका हिंदी रूपांतरण था देवस्थान रहस्य 1905 में। हम खुरमा ओ हम सवाब ये 1906 में उर्दू में था। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में प्रकाशित हुआ हिंदी में। यहाँ पे हिंदी के है और यहाँ पे उर्दू के है, भी ध्यान रखना है। किसना 1907 में, ये गबल 1931 में, जलवा ए इसार ये वरदान 1921 में, बाजार ए हुसन सेवा सदन 1918 में, आफियत प्रेमाशय नाम से 1922 में हिंदी में रूपांतरण, चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से 1925 में प्रकाशन हुआ भाई इनका। प्रेमचंद्र के उपन्यास देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1932, गोदान 1936। बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। ध्यान रखना आपको ये। उपेंद्रनाथ अश्क प्रेमचंद्र उत्तर युग के सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यास इस प्रकार है, सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गरम राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नाटक 1968, एक नन्ही कदील 1969, बांधो नए नाव इस ढाव 1974 में।
अमृतलाल नागर जी के उपन्यास देख लेते हैं। और अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा। हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा, ठीक है, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को भाई रामविलास शर्मा ने कहा है। इनके उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बाघकेला 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने मिश्रान 1972, मानस कांस 1972, नाचो बहुत गोपाला 1978, खंजन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। अगला क्वेश्चन है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कविता के कवि कौन है? तो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, गोपाल दास नीरज, या केदारनाथ सिंह, या शमशेर बहादुर सिंह। तो गोपाल दास नीरज रहेंगे इन पंक्तियों के लेखक भी, ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। गोपाल दास नीरज हिंदी के प्रमुख नवगीत कार है भी। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतागिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। गोपाल दास नीरज के प्रमुख नवगीत संकलन है संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्ज दिया है, बादर बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, लहर पुकारे, मुक्त की, गीत भी अगीत थी भी। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि है। इनकी कविताओं में मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद का चित्रण हमें देखने को मिलता है। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग इनकी लंबी कविता है, बेताजताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, मतदान केंद्र पर छपकी। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। मुक्ति बोध ने इन्हें परिणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है। इनकी काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश। तो भाई आज व्याख्या थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं व्याख्या वाले ये लेके आई हूं आपके लिए पेपर के हमारा सॉल्यूशन। भाई अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री और हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार है, गीत नया गाता हूँ, मौत से ठन गई, आओ फिर से दिया जलाए, ऊंचाई, दूर कहीं कोई रोता है, गीत नहीं गाता हूँ, आओ मर्दो ना मर्द बनो, सपना टूट गया, इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, रस के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना है। जो गलत है रस के संदर्भ में वो हमें बताना है। रस का आस्वाद है, लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है, बिल्कुल सही है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना भी लौकातर चमत्कार है, ये गलत है। विभावानुभाव व विचारी निसयोगादर्श रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि प्रदत्त रस उत्तर है, बिल्कुल सही है। नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है, बिल्कुल सही है। बी आंसर अपना इस क्वेश्चन का सही रहेगा, यानी रस के संदर्भ में ये गलत है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आचार्य, ठीक है, और सिद्धांत और उनका दार्शनिक मत देख लेते हैं। भट्टरोलक जो है इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इनका सिद्धांत था, इनका दर्शन था मीमांसा दर्शन, ठीक है। श्री शंकु का अनुमतिवाद सिद्धांत था, न्याय दर्शन से संबंधित थे। भट्टनायक भक्ति या भोगवाद सिद्धांत इनका रहा है, साक्ष्य दर्शन से संबंधित थे। अब इनका अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, शैव दर्शन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, रजनी बीती भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनित है, कंगन के झनकारे। किसकी पंक्तियां है? तो किसकी है ये? सूरदास की, मीराबाई की, घनानंद की या केशवदास की? तो मीराबाई की पंक्तियां हैं और एनसीईआरटी में लगी हुई है। ये प्रयुक्त पंक्तियां मीराबाई की है। ये पंक्तियां भोर और बरखा कविता में संकलित है। मीराबाई भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री थी। मीराबाई की भक्ति काल में माधुर्य भाव समाहित है। काफी बार पूछा गया है, जो मीराबाई थी
जो मीराबाई जी है, इनकी भक्ति कैसे है, तो माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। वृंदावन में मीराबाई की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की, काफी बार पूछी गई। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा ही पूछा गया। इनके पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, ये भी ध्यान रखना आपको। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठ, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्य भानानुरुशन, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। घनानंद निबाल संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इनको प्रेम की पीर का कवि कहा गया है, काफी महत्वपूर्ण है घनानंद जी के विषय में। आगे घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद की रचनाएं हैं वियोग वैली, इश्क लता, रीति पावस, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, कृपाकंद, कोकसार, रसकेली, वल्ली इत्यादि। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला को क्या कहेंगे, युत्सा, युत्सु या मुमूर्षु। तो भाई युत्सु कहेंगे युद्ध की इच्छा रखने वाले को, ठीक है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युत्सा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, जिसे विजय पाने की इच्छा हो ये विजिगीषु। जिन निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सवस्ती, सवस्त, सवलभ। तो भाई सवस्त जो है इसमें सु उपसर्ग नहीं है, यहां से देख सकते हैं आप। आगे है कौन सी रचना महादेव वर्मा की है, मेरे बचपन के दिन, बड़े घर की बेटी, माटे वाली, अपराजिता। तो मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा की रचना है। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा की रचना है। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा का संस्करण है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियां, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही संजीव वर्णन है। महादेवी वर्मा के संस्मरण देख लेते हैं। पथ के साथ ही, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र की कहानी है, जिसका प्रकाशन 1910 में जमाना पत्रिका में हुआ था। माटी वाली कहानी के लेखक विद्यासागर नोटियाल है। यह कहानी टिहरी बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के दर्द को दिखाती है। अपराजिता काव्य संग्रह के लेखक छायावादोत्तर कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी रहेंगे। अपराजित कहानी की लेखिका शिवानी है। अपराजित उपन्यास के लेखक चतुर्सिंह शास्त्री जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द हमें बताना है। तो प्रमाणिक, आगामी, अभिजात्य या दुरावस्था। जो आगामी है ये क्या है अपना शुद्ध शब्द रहेगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वीणा, लोकायतन, चिदम्बरा या युगांत। तो चिदम्बरा जो इनकी रचना है इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को भेजे, और कब 1968 ईस्वी में मिला था। पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। यह कविता संग्रह सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायक है। इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संचय भी है। इसमें युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवणधुली, युगांतर, युग पथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा की चुनी हुई कृतियों के साथ वीणा की अंतिम रचना आत्मिकता की सम्मिलित है भी। चिदम्बरा में सन 1937 से 57 तक प्राय 20 वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिया बोध का कवि कहा जाता है, ध्यान रखना पूछा भी गया है। इनकी आरंभिक कविताएं वीणा में संकलित है। वीणा की कविताओं में कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है। पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत की रचनाएं हैं छायावादी, इनकी रचनाएं ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन है। प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं श्रवण किरण, श्रवणधुली, युगांतर और युगपथ, ठीक है। नव मानवतावादी रचनाएं हैं इनकी उत्तर, रजशिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण, रानी, कला और बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम, लोकायतन, सत्यकाम और चिदम्बरा।
अगला क्वेश्चन है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? रहीम, रैदास, दादू या कबीरदास? तो ये पंक्तियां कबीरदास जी की रहेगी। डी आंसर बिल्कुल सही है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है। बच्चन सिंह ने कबीरदास को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। इनके गुरु रामानंद जी है तथा मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफ फकीर शेख तकी था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। कबीर की रचना में प्रयुक्त छंद एवं भाषा देख लेते हैं। इनकी रचना, छंद और इनकी भाषा जो रमेनी है, इनकी रचना ठीक है, इसमें चौपाई और दोहा छंद है, इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है, इसमें शबद, गयपद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली हमें देखने को मिलती है। साखी, दोहा, राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली इसमें है। आगे देखते हैं, कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर से प्रभावित अनेक संत संप्रदाय का उदय राजस्थान में हुआ, जिनमें निरंजनी, साधु, जसनामी, लालदासी, दादू आदि संप्रदाय प्रमुख है। दादू संप्रदाय में स्वयं दादू की प्रभुत रचनाएं मिलती हैं। इस संप्रदाय के दूसरे संत सुंदरदास थे। अपने जीवन अनुभव के आधार पर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की। आगे चलकर उसी का नाम दादू पंथ भी हो गया था। मरणोपरांत इनकी त्रुटियां को दर करके दादू से प्रसिद्ध शिष्य रज्जव ने अंगवधु नाम से एक दूसरा संग्रह किया। निर्गुण भक्त होते हुए भी ईश्वर के सगुण रूप से मान्यता थी। दादूपंथी सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। रहीम अकबर के दरबार के एक अत्यंत सम्मानित सदस्य थे। इन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग था। वे हिंदी, उर्दू और फारसी के पंडित थे। इन्होंने तुर्की भाषा में लिखित बाबरनामा का फारसी अनुवाद भी किया है। रहीम दास की रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवेनाई का भेद, मदनाष्टक, खेत कोतुकम जातकम, दोहावली, ठीक है, श्रृंगार सोष्टा और रास पंचाध्याय। अगला क्वेश्चन है, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? तो किसका है भी ये? मन्नू भंडारी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र या महादेव वर्मा? तो हरिशंकर परसाई जी का ये कहानी संग्रह रहेगा, जैसे उनके दिन फिरे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे उनके दिन फिरे की ये कहानी हरिशंकर परसाई की मात्र हास्य कहानी नहीं है। ये हंसी इन्हें पढ़ते पढ़ते अवश्य आ जाएगी, पर पीछे जो मन में बचेगा वह बुदबुदी नहीं चुभन होगी। इस कहानी का उद्देश्य युग के समाज पर उसकी बहुविध विसंगतियां, अंतर विरोधों, विकृतियों, ये भी अपने आप पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं हरिशंकर परसाई के कहानी। दो नाक वाले लोग हंसते हैं रोते हैं, भोला राव का जीव। भोला राम का जीव काफी महत्वपूर्ण कहानी इनकी। सर्वप्रथम प्रेमचंद्र ने कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया था। देख लेना, 300 के लगभग इनकी कहानियां हैं, जो मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। प्रेमचंद्र की कहानियां, नमक का दरोगा 1914 में, सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, भाई मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोजा 1928, पूस की रात 1930, समर यात्रा, ठीक है, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपवास, ठाकुर का कुआ, ईदगाह और कफन। आगे है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखते हैं जो गलत है वो देखते हैं। भूष्मा भू प्लस में उष्मा ठीक है। कृपाचार्य कु प्लस में आचार्य सही है। वाण योचित्य वाणी प्लस में औचित्य ये गलत है। गुरुवोदय गुरु प्लस में उदय ये भी सही है। तो इसमें असंगत सी ऑप्शन रहेगा। तो वाणी प्लस में औचित्य ये सही रहेगा। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यण संधि, दीर्घ संधि देख सकते हैं आप। काफी लंबी क्लास हो गई, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवाने लग रही हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ? तो किस में हुआ? स्पोर्ट में, मानार्थ में, क्या भी प्रत्यय मानार्थ में, लक्ष्यार्थ में या अभिध्यार्थ में? तो प्रत्यय मानार्थ में हुआ है। ठीक है,
ध्वनि शब्द का प्रयोग। आगे देखते हैं। और ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य मम्मट पंडित विश्वनाथ पंडित जगन्नाथ और भोजराज जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समाने। पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास? तो ये रैदास की पंक्तियां रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां रैदास जी की है। रैदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्य परंपरा कवि। इनके 40 पद जो है गुरु साहिब में संकलित है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने अभी करवाया था आपको। कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? तो यण संधि कौन से में नहीं है? तो अत्यधिक में है, व्यू में है, सदैव में नहीं है, भी प्रत्येक में भी है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। विजन का अर्थ क्या है? विजन का अर्थ है दृष्टि, घात, खाद्य पदार्थ या सुनसान स्थान या ऊसर। जो सुनसान स्थान है उसका क्या अर्थ है? विजन। विजन का क्या अर्थ है? सुनसान स्थान। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण, रामचंद्र शुक्ल, अजय सिंह उपाध्याय, हरियोद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। बालकृष्ण भट्ट और अजय सिंह उपाध्याय प्रेमचंद्र पूर्व युग के सामाजिक उपन्यासकार हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजाने 100 जान, सद्भाव का अभाव ये अधूरा है इनका। अजय सिंह उपाध्याय हरिओद के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, इसको भाई पुस्तक को इस पुस्तक जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, इस पुस्तक को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? तो मृदुला सिन्हा है, मृदुला गर्ग रहेगी, या मालती जोशी या ममता कालिया? तो मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग जी की कहानी है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। यह कहानी संस्मरण है भाई, मृदुला गर्ग की वास्तविक जिंदगी से प्रेरित है। इस कहानी में लेखिका ने अपने परिवार की महिलाओं के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, परदादी, माँ और 4 बहनें और 1 भाई के बारे में बताया है। ठीक है, देख लेना आप। मृदुला गर्ग की कहानियां देखते हैं। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डॉल्फिन जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उफ सेम, समागम, मेरे देश की मिट्टी और आहा। मालती जोशी जी की कहानियां देखते हैं। मध्यांतर, पटाशेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास, गाथा, सापित, सेसव तथा अन्य कहानियां, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, रहीमन धागा प्रेम का, परख वो तेरा घर ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियां भाई। ठीक है, मैं इनके विषय में बता नहीं रही हूँ, आप पढ़ लेना, मैं ओनली कहानियां बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो चुकी है भाई अपनी। छुटकारा 1969, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, प्रतिदिन ममता कालिया की है भाई कहानियां। उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखोटा, निर्मोही, खुद किस्मत, थोड़ा सा प्रतिशील भाई। अगला क्वेश्चन है, मतंग किस शब्द का पर्याय है? तो किसका है? सूरज, हाथी, हिरन या राक्षस? तो भाई मतंग जो है हाथी का पर्याय रहेगा। बी आंसर सही है। मतंग के पर्यायवाची देख लेते हैं। गज, गज्जू, कुंजर, मतगंज, सुंडाल, महादंत, लंबकर्ण इत्यादि। भाई सूरज का पर्यायवाची है मार्तंडेय, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, अंशुमाली इत्यादि। राक्षस का पर्यायवाची है असुर, धनुज, ठीक है, दानव, यातुधन, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। भाई हिरण का पर्यायवाची शब्द रहेगा सारंग, कृष्णसार, कुरन, हनी, ठीक है, कुर्मम, चारुलोचन, सुरभि और बारह सिंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? रोगी से चला नहीं जाता, डाकिया डाक वितरण कर रहा है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है। बी आंसर सही है। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। वाच्य के भेद 3 होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतिवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृतिवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी।
कर्मवाचक क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाचक कहते हैं जैसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जैसे सीता द्वारा गाना गाया गया। भाववाचक जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे रोगी से चला नहीं जाता, राम से चुप बैठा नहीं जाता। निमांकित से पुल्लिंग भाई देख लेते हैं। पुल्लिंग कौन सा है? सरिता, सविता, वनिता या दुहिता। जो सविता है ये पुल्लिंग शब्द रहेगा। सरिता, वनिता, दुहिता ये सभी स्त्रीलिंग है भाई। आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? तो कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कमायनी या अंधा युग? तो अंधा युग रहेगी, बी आंसर बिल्कुल सही है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति है अंधा युग। धर्मवीर भारती का अंधा युग 1995 में प्रकाशित उनकी समस्त कृतियों का शिखर है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की वह कथा ली गई है जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। वस्तुतः यह नाटक युद्ध जन्य अर्धसत्तो, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता, विवेक शून्यता आदि के बीज आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन करता है। अंधों के माध्यम से यह ज्योति नाट्य है। आगे क्वेश्चन है, इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक है पाश्चात्य महायुद्ध और भारत पाक युद्ध और अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी और साक्ष्य दायित्व। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध है। 1964 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता तथा ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। भ्रम राक्षस इस काव्य संग्रह का प्रतिनिधि कविता है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल इसका प्रमुख काव्य संग्रह रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना। इसमें वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपर, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद है। ये 15 सर्ग है। कमायनी के मुख्य पात्र और उसके प्रतीक है। पात्र और प्रतीक देखते हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है। ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषेध कहा है। संसद से सड़क तक समकालीन धूमिल का काव्य संग्रह है जो 1972 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 15 कविताएं संकलित है। इनकी रचनाएं देखते हैं। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कट्टर शब्द में प्रयुक्त तट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? तो किस श्रेणी का ये रहेगा भाई? तो द्वित व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है? तो ये द्वित व्यंजन रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे दे रखे हैं, देखो सभी वर्ग दे रखे हैं, सपस व्यंजन बता रखे ये है। ठीक है। तय वर्ग, चय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग और पय वर्ग। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन ये रलेव है। संघर्षी उष्म व्यंजन स है। अर्धस्वर य और वह, पार्श्विक ल, लुंठित या प्रकंपित र, अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचमाक्षर होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन अक्षर शत्र ब्रा प्रयत्न आधार पर यहाँ पे है, देखो घोष, अघोष, घोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण आप यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है। सभी मिल जाएंगे आपको अच्छी प्रकार से, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं? सम्मान, अत्यंत, अन्याय या अक्षुण्य? तो अत्यंत जो शब्द है इसमें हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, असलियत शब्द स्तोत्र की दृष्टि से क्या है? तो क्या रहेगा स्तोत्र की दृष्टि से? तत्सम है, देशज है, विदेशी है या तद्भव है? ठीक है। तो विदेशज शब्द रहेगा असलियत। ठीक है। असलियत शब्द स्तोत्र की दृष्टि से विदेशी है। असलियत शब्द अरबी भाषा का शब्द है भाई। ठीक है। जिसका अर्थ होता है वास्तविकता, वाकियत या खरापन। आगे क्वेश्चन है,
हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य या करुण। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रस दे रखे हैं, वियोग रस दे रखा, श्रृंगार रस दे रखा है। देखो सारे रस यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रजभाषा। तो अवधी भाषा में रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत अवधी भाषा में है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। जायसी सूफी फकीर शेख मोहद्दी के शिष्य थे तथा शेर शाह के समकालीन थे भी। पद्मावत के निर्माण काल के विषय में जायसी ने स्वयं लिखा, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ हम देख लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पद्मावत प्रतीकार्थ, रतन सेन जो है ये मन और आत्मा का प्रतीक है। सिंहलदीप हृदय का है। पद्मावती हृदय या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। ये आपको अच्छे प्रकार से याद करनी है भाई। आगे, विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने भी किया था। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत आदि है भाई। अगला क्वेश्चन है, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? तो मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, नादान दोस्त या कबीर लोटा, अकबरी लोटा भाई। ठीक है, तो मिठाई वाला कहानी से ये पंक्तियां है भाई। उपयुक्त पंक्तियां मिठाई वाले कहानी से ली गई है। मिठाई वाला मानवीय संबंधों से भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई अत्यंत मार्मिक कहानी है। यहां से आप देख सकते हैं। नादान दोस्त प्रेमचंद्र की बाल कहानी है। चिड़िया की बच्ची के लेखक रहेंगे जनेन्द्र कहानी है भी। अकबरी लोटा कहानी के लेखक हैं। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है आदिकाल के विषय में। तो देखते हैं भाई कौन सा कथन गलत रहेगा। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल का बिल्कुल कहा है। दीठ नेमिचर्यु स्वयंभू द्वारा एवं नय कुमारचर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित कृतियां बिल्कुल है भी। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो भाई गलत कौन सा है? तो ए ऑप्शन अपना गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु ये क्या है? गलत है। देख लेते विद्वान और निर्धारण समय देख लेते हैं आदिकाल का। ग्रियर्सन जी ने भी आदिकाल को चांद काल कहा है और इसका समय बताया है 700 से 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, सन 700 से 1400 विक्रम संवत बताया। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत बताया है। राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल कहा है, संवत 750 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल का समय बताया। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को ठीक है, इसकी समय सीमा इन्होंने बताई है, संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल कहा है, सन 1184 से 1350 ईस्वी का समय बताया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो कौन सा काव्य गुण रहेगा भाई इन पंक्तियों में? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, समता। तो इसमें ओज गुण रहेगा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उपयुक्त पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से
है भाई। इन पंक्तियों के जरिए कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की स्थिति और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष और वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेना भाई, इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की है? तो प्रेमचंद्र, कामतानाथ की, निर्मल वर्मा की या प्रभु नारायण की? तो कामतानाथ जी की रहेंगी पंक्तियां। उपयुक्त पंक्तियां कामतानाथ कामतानाथ कहानीकार की है। बी आंसर सही है। ठीक है, ये लाख की चूड़ियों कहानी से ली गई है। लाख की चूड़ियां कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बदलू है। इस कहानी के मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांव में लघु उद्योग के उजड़ने का वर्णन इसमें मिलता है। निर्मल वर्मा की कहानी में भावुकता, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद तथा पूर्व की पश्चिमी का अद्भुत सामंजस्य स्थापित करने वालों में निर्मल वर्मा अग्रणी है। इनकी कहानियां हैं परिंदे 1960, जलती झाड़ी का बसंत, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहेंगे रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान। से आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो देख लेते हैं रीति काल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। रीति काल को भाई अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है और भागीरथ ने भी कहा है। रीति काल को रीति काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।